गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी का स्वागत है ज्योग्राफी की इस क्लास में। जो बच्चे 11th क्लास में आए हैं 10वीं पास करके, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज से हम अपना 11th क्लास का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है कौन कौन सी आपने बुक्स लेनी है। देखिए, एक ये सारी एनसीईआरटी की आपने बुक्स लेनी है। एक बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। एक बुक आपने ये लेनी, एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है आपने, कोई दूसरी बुक आपने नहीं लेनी है। इसमें कैपिटल वाली बुक्स आती हैं, कई बच्चे लेते हैं, आपने कुछ नहीं लेना है, सिर्फ भौतिक भूगोल के मूल। और दूसरी बुक है ये है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी लिखा है। एनसीईआरटी की ही बुक्स आप सबने लेनी है, तो ध्यान, जो भी बुक खरीदोगे वो एनसीईआरटी की ही खरीदना, क्योंकि जो सिलेबस में तुम्हारे आता है सारा कोर्स, वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो दोनों बुक्स में आपको सिलेबस दिया गया है। जो भी सिलेबस होगा वो आपको टीचर बता देंगी, लेकिन मैं आपको एक जनरल ज्योग्राफी के ऊपर इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आज मैंने इसीलिए ये सेशन बनाया। देखो बेटा, ज्योग्राफी एक लाइव सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ मैं उसको रट्टा मार लूँगी या मैं इस तरह से कर लूँगी, ऐसा ये सब्जेक्ट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में ज्योग्राफी को लाना पड़ेगा। अब कैसे लाएंगे ज्योग्राफी को अपनी ज़िंदगी में? आजकल मौसम है मानसून का। सोचो क्यों मानसून जून और जुलाई में आता है। सोचो सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर इस तरह से मौसम क्यों बदलते हैं। कौन कौन से मौसम हैं, उन मौसम में हम क्या क्या परिस्थितियों के हिसाब से अपने जीवन में या अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं, है ना। मतलब हर एक चीज़ पे क्यों, कैसे, क्या, जब ये क्वेश्चन लगाओगे तो ज्योग्राफी को समझ पाओगे, है ना। रट्टा तो एक है कि ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी, यानी भू प्लस गोल। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उस भूगोल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और वो परिवर्तन क्यों होते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, हम कहीं नहीं जाते, हम दिल्ली में ही बैठे हैं, कभी सर्दी आ जाती है, एकदम कोल्ड ब्लिजर्ड्स 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है, कई बार उससे नीचे भी हो जाता है। फिर होते ना होते 2-3 महीने बीतते हैं, उसके बाद एकदम से गर्मी आनी शुरू हो जाती है। फिर 2-3 महीने बीतते हैं, पतझड़ आ जाता है। फिर 2-3 महीने बीतते हैं, उसके बाद बारिश आ जाती है। बारिश के महीने बीतते हैं कि हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है ना। ये तुम कब से देख रहे हो? जब से तुम 6ठी 7वीं में 8वीं में आए, तुमने ये चेंजेस महसूस किए होंगे। महसूस तो पहले भी किए होंगे, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते बच्चे, है ना। 10th में तुम सारा पढ़ के आए। जो भी तुम्हारा 10th का सिलेबस है, वही सिलेबस कंसोलिडेटेड, जो आपने 10th में पढ़ा था, वही कंसोलिडेटेड सिलेबस आप 11th और 12th में पढ़ोगे। ठीक है। अब आपके टीचर नहीं है तो ये वीडियो मैं ऐसे बना के आपको भेज दूंगी, आप इसको यूट्यूब पे देख लो, या मैडम लिंक भेज देंगी, उस पे देख लो, तो तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं आज के, भूगोल एक विषय के रूप में। अब चैप्टर तो नहीं पढ़ाया जा सकता, तो चैप्टर तो तुम अपने आप रीडिंग करो। सबसे मेन जो तुम्हारा पढ़ने का एक तरीका है ना, वो ये है कि एनसीईआरटी की बुक को वर्ड बाय वर्ड रीड करो। रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। जब उसको वर्ड बाय वर्ड रीड करोगे, तो जो तुम्हारे अंदर से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुम्हारे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे।
इसीलिए अपनी आदत बनाओ कि वर्ड टू वर्ड उसको रीड करना शुरू करो। तो अब ऑनलाइन तो मैं रीडिंग करा नहीं सकती, बट मैं तुम्हें कुछ पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट जो होंगे वो मार्क करा दूंगी। तुम उन पैराग्राफ्स को ध्यान से पढ़ सकते हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी बना सकते हो। ठीक है, जितना सिंपल तरह से इसको पढ़ना शुरू करोगे उतना ही अधिक कठिन जो उसमें टॉपिक्स है ना उन तक पहुंच पाओगे। तो सिंप्लिसिटी ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताती जाती हूँ, आप उनको नोट करते जाओ। और नोट भी नहीं कर सकते हो तो ये तो वीडियो है ना, बार बार चलाते जाओ, देखते जाओ, पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल है क्या। अब जिन बच्चों को पता है भूगोल क्या है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता है वो सोचो 10th तक तुमने क्या पढ़ा था भूगोल में, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो भूगोल एक्चुअली में भू माने होता है पृथ्वी, तो भू प्लस गोल यानी वो पृथ्वी जो गोल है उसका वर्णन भूगोल कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स जियो, GEO, जियो प्लस ग्राफी, GRAPHY, ग्राफी। तो जियोग्राफी मतलब हमारी पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पृथ्वी को अकेला मत समझो। पृथ्वी पे स्थलमंडल आता है, जलमंडल आता है, वायुमंडल आता है, तीनों से मिलके जैव मंडल बनता है। वायुमंडल से ऊपर ब्रह्मांड बनता है, पृथ्वी के नीचे जलमंडल के नीचे पाताल है। तो कहने का मतलब है ये एक इंटीग्रेटेड रूप में हम पृथ्वी का वर्णन भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब भूगोल में 2 नए टर्म तुम पढ़ोगे। तुम जो चैप्टर है ना तुम्हारा जहाँ से शुरू होता है वहीं पर राइट हैंड साइड पे ही देखोगे GIS लिखा होगा, और आजकल के बच्चे इससे भली भांति परिचित हैं। GIS और GPS, है ना। GIS मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहीं भी पृथ्वी पर कोई भी चीज़ होती है, कहीं कोई आपदा आ जाती है, कहीं कोई ज्वालामुखी फट जाता है, कहीं भूकंप होता है, तुम्हें एकदम से न्यूज़ मिल जाती है ना। ये है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर है GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। पोजीशनिंग सिस्टम से आप भली भांति परिचित हैं कि हर एक फ़ोन में, आईफोन में पोजीशनिंग सिस्टम होता है। हम कहाँ पे हैं इस पोजीशन का हमें आसानी से पता चल जाता है। कि जैसे मान लो मेरे में अगर पोजीशनिंग सिस्टम है, मेरे बच्चे कहीं बाहर गए हैं तो मैं आसानी से ये पता लगा सकती हूँ कि इस वक्त वो घर से कितनी दूर हैं, कितनी जल्दी वो मेरे पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये 2 टर्म हैं। ये तुम गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, अपनी बुक में भी देख सकते हो। GIS लिखा हुआ है, GPS लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखो सबसे नीचे तुम्हें भूगोल के बारे में दिया हुआ है कि किसने भूगोल शब्द का उपयोग किया। 3rd पेज पे सबसे ऊपर लाइन में दिया हुआ है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज वो जोग्राफर था जिसने सबसे पहले भूगोल शब्द का उपयोग किया। उसने ज्योग्राफी शब्द, वो जो था एक्चुअली यूनानी था, ग्रीक था। और सब बच्चे ये याद रखें कि वर्ल्ड में सबसे पहले ग्रीक में ही ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले कहीं और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाती थी और एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ाई नहीं जाती थी। सबसे पहले ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस करने वाला जो भूगोल वेता था, भूगोल वेता समझते हो ना, ज्योग्राफर सिंपल टर्म में। तो जो भूगोल वेता था वो इरेटोस्थनीज था। उसने सबसे पहले ज्योग्राफी या भूगोल वर्ड का उपयोग किया और उसके बाद फिर कई समय के बाद जाके ये एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब हमें ये पता चल गया भूगोल क्या है, हमें ये पता चल गया कि भूगोल का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। अब भूगोल सिंपल टर्म तो पता चल गई, लेकिन भूगोल के 2 प्रकार हैं। एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। भौतिक यानी वो चीज़ें जो भगवान ने बनाई,
नदी भगवान ने बनाई, पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, घाटियाँ, झीलें, समुद्र, ये सब भगवान ने बनाए। तो जो फीचर्स ईश्वर ने या प्रकृति ने बनाए, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वो उसको प्रकृति के रूप में ले लो। तो जो नेचुरल हैं, है ना, जो अपने आप बने हैं, वो हो गया प्राकृतिक भूगोल, या जिसको तुमने बोला भौतिक भूगोल। और जो मानव ने बनाए वो हो जाते हैं मानव भूगोल, यानी वो मानव भूगोल के अंदर वो भूगोल के जो फीचर्स हैं वो मानव भूगोल में आते हैं। भूगोल में मानव और प्रकृति ये दोनों मिलके परस्पर क्रिया करते हैं। मानव प्रकृति में चेंज करता है ना, प्रकृति अपने आप मानव पे असर डालती है, और जब मानव उस असर को कम या ज़्यादा करना चाहता है तो वो प्रकृति को चेंज कर देता है। बेटा ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज, जो तुम्हारी बुक में पेज नंबर 2 है, और पेज नंबर 3 ये मैंने आज लिया है, जिसमें लिखा है भूगोल एक विषय के रूप में। तो मानव जो है वो प्रकृति का एक मेन अंग है, और मानव प्रकृति को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। प्रकृति भी मानव को अपने हिसाब से चेंज करती है। अब तुम कहोगे ये कैसे होता है? बड़ा सिंपल सा है। हम दिल्ली में बैठे हैं, गर्मी हो जाती है, हमारे कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है ना, हम पतले पतले हल्के कपड़े डालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ठंड होती है वही कपड़े मोटे कपड़ों में बदल जाते हैं। वही जो हम एसी चला रहे थे, कूलर चला रहे थे, वो गीज़र और हीटर में बदल जाता है ना। ये तो क्या हुआ, प्रकृति ने मानव को चेंज किया। मानव ने भी तो चेंज किया प्रकृति को, उसने अपने आप को उस प्रकृति के हिसाब से ढालने के लिए अपने आप को अडेप्ट किया। कैसे अडेप्ट किया? उसने ऐसी चीज़ें बना दी। अब 0 या माइनस में टेम्परेचर में मानव नहीं रह पाता, या 25 से 40-45 डिग्री तापमान में मानव नहीं रह पाता है, तो हमने प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने एसी या कूलर या गीज़र्स, हीटर्स या मकान ऐसे बना दिए जिससे कि हम सर्दी और गर्मी से अपने आप या अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम 3 पेज पे देखोगे ये एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन, ये सब दिया हुआ है। और थोड़ी एनसीईआरटी की लैंग्वेज मुश्किल है, जो ये बुक है तुम्हारी, इसकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, इसीलिए उसको पढ़ो और मुझे ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको सॉल्व करूँगी, कोशिश करूँगी जितना मैं तुम्हें अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ घर बैठे बैठे वो दूँ। जब तक तुम्हारी कोई टीचर नहीं आती है तुम्हें ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो अब उसके बाद होता क्या है, जब मानव अपने आप को प्रकृति के हिसाब से चेंज करता है तो वो प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन करता है। कई बार वो परिवर्तन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम प्रकृति को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं तो वो हानिकारक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे और प्रकृति सहती रहेगी, फिर वो रिवर्स बैक करती है, उल्टा असर डालती है। जैसे कईयों को याद होगा केदारनाथ की आपदा इतनी भयानक आई, बादल फट जाते हैं, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी उद्भेदन हो जाता है। ये सब प्रकृति का रिवर्स होता है। जब प्रकृति बैलेंस करना चाहती है तो वो इस तरह से बैलेंस करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ना तो मानव इम्पॉर्टेंट है ना प्रकृति इम्पॉर्टेंट है, दोनों का सामंजस्य वो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाता है और कैसे प्रकृति मानव के साथ सामंजस्य बना के चलती है। जब इस तरह से चलती है तो भूगोल एक बैलेंस रूप में सामने आता है। क्लियर हो गया? अब देखो
इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भूगोल एक समकलन विषय के रूप में या एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में। जो बच्चे 10th पास करके आए हैं उन्होंने देखा होगा छठी से वो भूगोल को एसएसटी में पढ़ते आ रहे हैं, सामाजिक ज्ञान में, है ना। 11th में आके ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। और इस बुक में और 12th की बुक में जो एक एक चैप्टर तुम पढ़ते हो वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एक एक सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे वाटर, पानी के बारे में पढ़ते हो, पानी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, मौसम अलग सब्जेक्ट हो जाता है, स्थल मंडल अलग सब्जेक्ट हो जाता है, वायुमंडल अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में जब इसको एक विषय के रूप में लिया गया तो ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, civics and after that economics is also added। ठीक है, कॉमर्स एक अलग पार्ट था लेकिन बाद में इसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दी गई। और तुम छठी से लेके 8वीं तक तुमने देखा होगा ऐसे अलग अलग बुक्स जो थी तुमने पढ़ी थी और तीनों सामाजिक ज्ञान में ही आती थी। फिर 9th 10th में तुमने पढ़ा वो भी इंटीग्रेटेड था। 11th और 12th में जाके ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में हमें समझ में आया। अब जब ये यूनान में एज ए सब्जेक्ट शुरू हुआ तो उसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट्स हुई। कोई भी चीज़ ऐसे ही शुरू नहीं हो जाती है। तुमने देखा है ह्यूमन नेचर है कि किसी भी चीज़ को वो आसानी से अडॉप्ट नहीं करता है। जैसे तुम्हें मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, शायद कई बच्चों को पता हो। जब शुरू में ज्योग्राफी आई तो लोग ये मानते थे कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है। इसका मतलब है कि सूरज चलता है, घूमता है पृथ्वी के आसपास। पृथ्वी वहीं है, स्टैग्नेंट है, लेकिन सूरज उसके आसपास घूमता है। जब गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया तो ये उसने दूरबीन से देखा कि सूरज तो बिल्कुल स्टैग्नेंट है, वो तो घूमता ही नहीं है, बल्कि जो ग्रह हैं वो हमें उसके चारों ओर घूमते दिखाई देते हैं। तो जब उसने पहले ये डिस्कवरी की किसी ने नहीं माना, इतनी आसानी से थोड़ी मान लेंगे। उसके प्रूफ मांगे गए, कैसे तुमने ये सिद्ध किया, फिर उस पर रिसर्च होने लगी। धीरे धीरे जाके आज की डेट में तो ये एक फैक्ट है कि सूरज स्टैग्नेंट है और सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को लाइन अप करने के लिए वो एकदम से नहीं हो जाती है, उसमें टाइम लगता है। तो ज्योग्राफी भी पहले इंटीग्रेटेड फॉर्म में शुरू हुई, धीरे 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 यूनान में इसका ट्रेंड बढ़ता चला गया, उसके बाद उस मुस्लिम कंट्रीज़ में इसका ट्रेंड बढ़ता चला गया। धीरे धीरे ये पूरे विश्व में एक विषय के रूप में सामने आई जिसे आज हम ज्योग्राफी या भूगोल के रूप में पढ़ते हैं। और 11th और 12th में ये बिल्कुल अलग हो गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं रहा, इसको सोशल स्टडी का एक सब्जेक्ट बनाया गया, बट दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। इसको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस को इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं। जैसे 11th में तुमने लिया होगा, हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी अलग है, पोल साइंस अलग है, ठीक है, कॉमर्स अलग है, इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में उभर के सामने आया। तो अब जब तुम इसको पढ़ोगे तुम्हें ये लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन सिंपल फॉर्म में मैंने तुम्हें बता दिया है कि ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे हुई। अब शुरू में मीडिया तो था नहीं, ना ही कोई हमारे पास ऐसा यंत्र था कि हम कहीं लगा दें और हमें सब पता चल जाए। तो पहले जो देश के राजा थे वो नावों को भेजते थे, नौ संचालन करते थे। नावों में जो उनके रिसर्चर्स होते थे या जो वैज्ञानिक होते थे या जो उनके काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते थे उनको भेजा जाता था। वो जगह जगह से फैक्ट्स इकट्ठे करके लाते थे और फिर उनके ऊपर रिसर्च होती थी और फिर फैक्ट्स तैयार किए जाते थे कि क्या चीज़ है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सूरज स्टैग्नेंट है, ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं, कितने ग्रह हैं, कितने देश हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं विश्व में। तुमने कभी सुना है पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया? पहली दुनिया में यूरोप और एशिया ही थे, दूसरी दुनिया में जाके फिर जो ये अफ्रीका है ये आया, फिर तीसरी दुनिया में जाके ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आया, क्योंकि इनके बीच में इतना बड़ा सागर
है ना। यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है, और इधर जाओ तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में इतना बड़ा प्रशांत महासागर आता है। ठीक है, तो आज बुक के लिए इतना ही। एक मैं तुम्हें एक्टिविटी देती हूँ। सब बच्चे छठी सातवीं में पढ़ के आए हैं कितने हमारे महाद्वीप हैं यानी कॉन्टिनेंट्स हैं, और कितने हमारे महासागर हैं यानी ओशियंस हैं। तो एक वर्ल्ड का मैप लो, उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, मैप में देखो और अपने आप कोशिश करो भरने की। ऐसे ही जो महासागर हैं वो 5 हैं, 5 महासागरों को अपने आप भरो। अब चेक कैसे होगा, मैं तुम्हें कल या परसों जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं तुम्हें इनके नाम बताऊंगी, और मैं मैप भी दिखा दूंगी जिससे तुम इसको अपने आप चेक कर सकते हो और अपनी कॉपी पे लगा सकते हो। तो इस तरह से तुम्हारी ही हेल्प से तुम खुद ही सीख जाओगे। मैं ऐसे ये लेसन प्लान करके तुम्हें भेजती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगला जो टॉपिक है नंबर 5 पेज पे, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप कि तुम्हें कुछ समझ आया हो, ना आया हो तो इसको दोबारा दोबारा सुनते रहो, ताकि कुछ अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।